नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सभी पेपर आपके हो चुके हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021 के ये हमारा आज का लास्ट पेपर है। इससे पहले हमने पेपर देखा था इंग्लिश का सॉल्यूशन। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं शांति शिक्षा और सतत प्रयास जो आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन। और इससे पहले के सभी पेपर आपको देखने तो अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष कौन सा है? 1985, 1975, 1990 या फिर 1995। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति की बात की गई तो स्थिति सुधारने के लिए बहुत से कार्यक्रम अलग अलग वर्षों में कराए गए हैं। तो एग्जैक्ट आंसर देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, पर मैं आपको अलग अलग स्रोत के आधार पर आंसर बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करें इस 1990 की, तो इस 1990 में आपका संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई तो ये भी तो जरूरी है कि उनकी स्थिति भी तो सुधरने के लिए एक महिला वर्ष के रूप में 1990 को आप घोषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो सकता है। परंतु 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 इसलिए क्योंकि यदि आप आपकी जो SCERT की ऑफिशियल पीडीएफ है इसमें अगर थोड़ा सा नजर डालिए तो इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जुलाई 1985 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र का विश्व अधिवेशन हुआ। इसमें महिला विकास और शांति के विषय पर गहनता से विचार किया गया। यह आपकी SCERT की पीडीएफ है। तो इस आधार पर तो आपका 1985 भी आंसर जो है वो हो सकता है, यानी कि पहला। अब पहले या तीसरे में से क्या पीएनपी के द्वारा सही उत्तर माना जाता है तो समय आने पर पता चल जाएगा। तो देखिए, है तो अपनी जगह दोनों ही सही, एक SCERT के अनुसार और एक मैंने पहले ही आपको बताया उस अनुसार। बाकी आपने इन दोनों में से क्या टिक सही किया है और आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। पहली बात तो इनका प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल गलत है। स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष के रूप में नहीं है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट होता है कि ये कार्यक्रम चलाया गया, उस तरीके का प्रश्न बहुविकल्पी में रखे जाते हैं ताकि विवादित ना बने। दूसरा प्रश्न है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? साइंस में आपके कोर्स में भी आप सभी जानते हैं, डार्विन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन वगैरह साइंस के में कराया भी था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है। ये परिभाषा किसकी है? जोहन गाल्टुंग की है, महात्मा गांधी जी की है, टैगोर की है या फिर विवेकानंद की है? तो ये भी आपका SCERT पीडीएफ में दे रखा है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की। तो आप देख भी दिखा भी देता हूं मैं, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की जो आपकी पीडीएफ है उसी में जोहान जो गाल्टन है उन्हीं के अनुसार है, जो बीमारी दर करने योग्य है उसे दूर करने योग्य है, उसे जो है दूर ना करना हिंसा। जब आप सर्च करते हैं तो इसी प्रकार से थोड़े बहुत जो फॉन्ट है गड़बड़ाते हैं। तो मेन आपको ये देखना था कि ये जो परिभाषा है किसकी है, तो जोहान जो गाल्टन आपका पहला ऑप्शन है इन्हीं की है कि जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है लोक संचार माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर या सभी? आपके कोर्स में भी मैंने बताया था जनसंचार माध्यम, लोक संचार माध्यम लगभग सेम अर्थ निकलता है, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि आते हैं माध्यम है। तो यहाँ पर समाचार पत्र और पोस्टर दोनों ही आप यूज होता है। कठपुतलियों में भी बहुत सी कहानियों के माध्यम से जनसंचार का यूज किया जाता है। तो आपका उपयुक्त सभी ही आपका सबसे बेटर आंसर होगा। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट आपका पांचवा बहुविकल्पी पूछा गया था कि अहिंसा जो है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका अहिंसा की जो विशेषता नहीं पूछा गया है, तो आपका स्वीकारात्मक भावात्मक तो होता है पर सचेतन जो दुख लिखा हुआ है, दुख किसी प्रकार से अहिंसा की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर एकदम नहीं है क्योंकि इस टाइप की चीजें आपके कोर्स में दे नहीं रखी हैं पर पूछी गई हैं, पर सचेतन दुख नहीं होगा। ये थोड़ा सा क्लियर, पेज क्लियर नहीं है, इस वाले पेपर में देखते हैं। अगला प्रश्न है छठा, यहाँ से अति लघु स्टार्ट हो रहा है और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे। जनसंचार माध्यम का अर्थ अभी मैंने आपको जनसंचार अति लघु से पहले बहुविकल्पी कराए तो उसमें बता दिया। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? स्थित प्रज्ञ एक्चुअल में एक विशेषता होती है। गीता जो है उसमें इसका बारे में उल्लेख किया गया है। स्थित प्रज्ञ जो है इसके लक्षण बताए गए हैं कि वो व्यक्ति जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, जो सुख दुख आदि जो मनोविकार है उससे विचलित ना हो, यही आपका स्थित प्रज्ञ होता है। और ये सारी चीजें आपकी जो योगा वाला आपका चैप्टर था उसी के अंतर्गत आती हैं। तो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न बहिरंग योग और नवा प्रश्न अंतरंग योग। मैंने क्या कहा था, हर साल यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है। दोनों ही देखिए यहाँ तो पूछ लिए गए। तो मैंने आपको बताए थे जो अष्टांग योग बताए गए हैं,
योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। और उसी में जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं, जिसमें आपके कौन-कौन से आते हैं, आपका यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है और प्रत्याहार आता है। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, बहिरंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले में बहिरंग पूछा गया था। और बाकी जो बचे 3 कौन-कौन सा, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपके अंतरंग में आते हैं। तो आपका जो बाकी बचे थे वो इसमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 10वां पूछा गया है, अनुच्छेद 325 किससे संबंधित होता है? तो ये चुनाव से संबंधित होता है। इसमें भी आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे धर्म के आधार पर हो या वर्ग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, तो किसी भी आधार पर आप चुनाव डालने, जैसे वोटिंग होती है, तो वोटिंग करने से किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। तो निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य कोई व्यक्ति इन सभी आधार पर, यानी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, इन सभी आधार पर नहीं होगा। तो आपका यही है अनुच्छेद 325। तो केंद्रीकरण होता है आपका, जिसमें सत्ता जो होती है सीट्स या उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। इसी के अपोजिट होता है आपका विकेंद्रीकरण, जिसमें आप क्या कहते हैं, व्यक्तियों या इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था, इसके जो ठीक विपरीत होती है वो विकेंद्रीकरण कहलाती है। पर आपसे केंद्रीकरण पूछा गया था, तो आप इसी आधार पर लिख सकते हैं। वैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर आपको डेफिनेशन याद है तो और ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि व्हाइट जो है, उनके अनुसार एक डेफिनेशन है, प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहते हैं। तो आपका उनके अनुसार लिखते हैं तो नंबर पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो सभी हमने देख लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके सभी थ्योरी बेस्ड ही हैं। पहला, व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है। ये सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी। मैं आपको एससीईआरटी पीडीएफ में भी सहमति जन्यता दिखा देता हूँ। इसके अनुसार व्यक्ति सहयोगी, दूसरों पर विश्वास करने वाला, उदार, सीधा साधा, उत्तम प्रकृति आदि से संबंधित व्यवहार दिखाता है। तो दूसरी परिस्थिति में वह असहयोगी, संकालु, चिड़चिड़ा, जिद्दी, बेरहम आदि बनकर भी व्यवहार करता पाया जाता है। अगला है मीडिया की हिंसा में भूमिका। सेम यही प्रश्न मैंने आपको 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें कराया भी था कि मीडिया, वहां पर पूछा गया था मीडिया और हिंसा में क्या संबंध होता है। सेम यही प्रश्न 2019 में पूछा गया था। मैंने 2019 का पेपर भी सॉल्व कराया था, और जो इस मैराथन और फास्ट रिवीजन कराया था उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी कराए थे। तो वहां पर भी ये चीज बता दी थी। 14 आपका था, पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 के जो है वो सिद्धांत बताइए। फिर 15 नंबर था, समपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या है। 16 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय। सब आपके थ्योरी बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको केवल प्रश्न बता दे रहा हूँ। 17 है, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व। और आखिरी प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। तो ये तो आपका एसएसटी के भी कोर्स में सेम चीज थी, वहां भी पढ़ी होगी, यहाँ भी पढ़ी आपने। तो ये आपका ओवरऑल पेपर था। सारे हमारे प्रश्न पत्र समाप्त हुए। कैसा क्या आपके पेपर रहे, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ इससे पहले के पेपर के आपने सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप देख सकते हैं। बालाजी स्टडी अड्डा 2021 फोर्थ सेमेस्टर पेपर सॉल्यूशन, इस टाइप से सर्च करेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।